इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, IG सिंध के मुबैना अगवा पर पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। रेंजर्स और ISI हुक्काम को हटाने का हुक्म दे दिया गया। ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। IG सिंध के मुबैना अगवा पर पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। रेंजर्स और ISI हुकाम को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया था। आपको बताएं कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध की शिकायत के अजाले के मामले से मुतालिक COAS के अहकामात पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 18 अक्टूबर 2020 को कराची वाक़े के पस मंज़र में मुकम्मल हो चुकी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कायम किया है कि 18-19 अक्टूबर की शब पाकिस्तान रेंजर सिंध और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स कराची से आने वाले अफसरान को मज़ार कायद की बेहुरमती के खात्मे के साथ काफ़ी हद तक पकड़ लिया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर बताएगा इसकी डिटेल्स। देखें, जो पुलिस के ऑफिसर थे और IG सिंध थे, उनकी जो हिरासत के हवाले से या खबर मंजर यहाँ पर आई थी, तो उसके हवाले से जो है वो एक इंक्वायरी की गई है और ISPR की जानिब से अपना तहरीर जारी की गई है। और उसमें कहा गया है कि जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे उस दौरान उस वक़्वे में उन सबको जो है वो हटा दिया गया है और वाक़े की इंक्वायरी जो है वो आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में जो मुतल्लिका अफसर हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों से हटाया गया है और उनको जो है वो GHQ में रिपोर्ट करने की जो है वो हुक्म दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अब GHQ में अमल में लाई जाएगी, ये कहना है ISPR का। और चूँकि ये जो वाक़या था 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के ऑफिसर्स के दरमियान पैदा शुदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक था और उसमें वो मसरूफ़ तफ्तीश थे SPR की जानब से कहा गया। और अफसरान जो है वो मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ़ थे। और ये वजाहत की गई है SPR की जानब से, कहा गया कि जो भी अफसरान थे मज़ार कायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव जो था वो ज्यादा था, इस वजह से फौरी तौर पर ये कार्रवाई अमल में लाएगी और उन अफसरान को जिसमें ISI के भी कुछ लोग शामिल थे उनको अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया और अब बाकायदा तौर पर GHQ में इंक्वायरी चल रही है। जी अच्छा सगीर, ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि बाकायदा तौर पर GHQ में इंक्वायरी चल रही है, तो ये इंक्वायरी कब तक कंप्लीट होगी? देखिए, इसमें कोई अभी ISPR की जानिब से टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि इंक्वायरी में कितने दिन लगेंगे या कितना जो है वो दुरानिया होगा इसका। ताहम ये जो जरूर वजाहत की गई कि चूंकि अवामी रद्द-ए-अमल था और एक अवामी दबाव भी था और इसके पेश नज़र जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से ये इंक्वायरी कंडक्ट करवाई गई थी। और अब इसमें जो जितने भी इस वाक़े में शामिल ऑफिसर्स थे उनको फौरी तौर पर वहाँ से हटा दिया गया और उनकी जिम्मेदारियां तब्दील करके उनकी जगह अब नए जो ऑफिसर्स हैं उनको फौरी तौर पर तैनात करने के अहकाम जारी हो चुके हैं और उन्होंने अपनी बाकायदा जिम्मेदारी भी वहाँ पर संभाल ली है। जबकि GHQ में इसकी एक फर्दर जो इंक्वायरी है वो कितने टाइम में होगी वो ISPR जो है वो बाद में इस हवाले से आगाह करेगा। ये भी बताएगा कि जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी या तफ्तीश होगी, कितने अफसरान इसमें मुलविस थे? तादाद के मुतालिक अभी कुछ नहीं बताया गया, ताहम ये बताया गया कि इसमें कुछ ISI के अफसरान हैं, इसके अलावा दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो एहलकार अफसरान हैं वो शामिल हैं और मजमूई तौर पर उनकी तादाद जो है वो इस वक्त हमारे सामने नहीं आ सकी। ISPR की जानिब से तादाद को जाहिर नहीं की गई, ताहम इसमें जो अफसरान हैं उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है जिनके खिलाफ इंक्वायरी अमल में लाई गई और इसके बाद अब फर्दर जो इंक्वायरी है वो GHQ में उनके खिलाफ होगी। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इस इंक्वायरी के नतीजे के बाद फौरी तौर पर जो है वो उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि तादाद का तो तयन नहीं हो सका, क्या उनके रैंक के हवाले से कोई डिटेल्स आप तक पहुंची हैं? कुछ उसमें आला रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं जिनके अभी तक नाम और उनके रैंक जाहिर नहीं किए गए, चूँकि ये एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी है और उसमें एक चूँकि खुफिया एजेंसी भी जो है वो शामिल है, तो इसलिए अभी उनकी बहुत ज़्यादा तफसील जो है वो सामने नहीं लाई गई। कुछ हिस्सा जो है इंक्वायरी से मुतालिक वही अभी सामने लाया गया है और उसमें जो है वो चीज़ सामने आई है ISPR की जानिब से। उसमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जो भी उसमें ऑफिसर रैंक के जो शामिल थे लोग और इसके अलावा जो एहलकार थे जो फौरी तौर पर जिनका जिम्मेदारी
का तयन किया गया है उनको फौरी तौर पर वहां से हटाया गया है और ये बाकायदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर और उनकी हिदायत पर जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। ठीक है, सगीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन को बता रहे हैं कि आईजी सिंध के मुबैना अगवा पर पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रेंजर्स और ISI हुकाम को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर उनके हुक्म पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनकी शिकायत के अजाले के मामले से मुतालिक COAS के अहकामात पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया और 18 अक्टूबर 2020 को कराची वाक़े के पस मंज़र में मुकम्मल हो चुकी है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कायम किया है कि 18-19 अक्टूबर की शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स कराची से आने वाले ऑफिसर्स को मज़ार कायद की बेहुरमती के खात्मे के साथ काफ़ी हद तक पकड़ लिया गया था। कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए उन पर अवामी दबाव बढ़ा था। इस तरक्की पजीर अभी तक गैर मुस्तहकम सूरत हाल के खिलाफ पुलिस हुकाम के रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा लगाते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया था और ISI रेंजर्स के मुतालिका ऑफिसर्स ने जोश खरोश से ज़्यादा काम करने का फ़ैसला किया था। मुकम्मल हो चुकी है इंक्वायरी आर्मी चीफ की वजह से और अब आपको बताएं कि ISI वगैरह के ऑफिसर्स को हटाने की कोशिश की गई है। सगीर चौधरी आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से नाज़रीन को इसकी डिटेल्स बताएगा। देखिए ये मामला है आईजी सिंध के मुबैना अगवा का 18 और 19 अक्टूबर की शब कराची में जो उनके मुबैना अगवा का वाक़या पेश आया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक जो है वो अवामी रद्द-ए-अमल भी देखने में आया था और इसके अलावा बड़ी तशवीश थी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी कि उनका एक जो आला ऑफिशियल है और जो सिंध पुलिस का सरबराह है उसको अगवा कर लिया गया है। तो इस सारे मामले को देखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से हदायत जारी की गई कि इस मामले की फौरी तौर पर जो है वो एक इंक्वायरी मुकर्रर की जाए और उनको रिपोर्ट पेश की जाए, जिस पर जो है वो इसकी बाकायदा थॉरोली एक इंक्वायरी मुकर्रर की गई और इंक्वायरी के बाद अब ये जो है वो इनिशियली ISPR की जानिब से सामने आया कि उनमें ISI और रेंजर्स के जो अफसरान थे उनको उनकी जिम्मेदारियां से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह जो नए अफसर्स हैं और एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। कितने अफसर्स हैं इनका अभी तयन नहीं हो सका, ताहम उन तमाम ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां उनसे वापस ले ली गई हैं और GHQ में फर्दर जो उनके खिलाफ एक इंक्वायरी है वो अभी चल रही है। कितनी देर लगेगी इसका भी अभी तयन नहीं किया गया, इसके बारे में भी ISPR जो है वो बाद में आगाह करेगा। ठीक है, सगीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आईजी सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर अब आर्मी चीफ के कहने पर ये इंक्वायरी, उनके हुक्म पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और रेंजर्स और ISI हुकाम को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? मेरे ख्याल से ये तवक्को की जा रही थी कि आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की दरख्वास्त पर जो इंक्वायरी कायम की थी उसका नतीजा जो है लोगों का ख्याल ये था कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जो कुछ भी फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। और अब हम चूंकि सुन रहे हैं कि इस इंक्वायरी में ये के नतीजे में ये बताया गया है कि वहाँ पर रेंजर्स के और ISI के जो ऑफिसर्स थे उनको उनके उहदों से हटा दिया गया है और GHQ में उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो जारी है। ये मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी का मामला था कि फौज जो है अगर किसी मामले में अपना हाथ डाले तो क्या वो बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी या नहीं। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिर ये साबित हो गया है कि अगर फौज के लोग मुलव्वस हों किसी भी काम में और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कायम की जाए तो फिर उसमें किसी किस्म की दो नंबरी नहीं हो सकती, किसी किस्म का मतलब है कोई रियायत नहीं हो सकती किसी के साथ। तो एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल से आर्मी की टॉप लीडरशिप जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है कि मामला चाहे सियासी हो चाहे कोई भी मामला हो, अगर फौज इंक्वायरी करेगी तो वो बिल्कुल फैक्ट्स को सामने रख के करेगी। तो ये जो शोर गौगा मचाया हुआ था, जो हुकूमत के जो तर्जुमान थे, हुकूमत के जो वज़ीर और मशीर थे, जिस तरह से ड्रामेटाइज किया उन्होंने उस कराची की सूरत हाल को, उस सब की कली खुल गई है। और मैं समझता हूँ कि ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आईजी सिंध के मुबैना अगवा पर पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। रेंजर्स और ISI हुकाम को हटाने का हुक्म दे दिया गया, ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और रेंजर्स और ISI हुकाम को हटाने का हुक्म दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था। इसने बदएतमादी की वो खौफनाक
सूरत हाल पैदा कर दी थी सूबे और वफाक के दरमियान, बल्कि अगर मैं खुल के कहूँ तो पाकिस्तानी फौज और सिंध हुकूमत के दरमियान के, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी बदमजगी हमें नजर आनी शुरू हो गई थी। और मामला बड़ा ऑब्वियस था, क्लियर था कि कुछ ऐसी कुव्वतों ने आईजी सिंध को अगवा किया है जो उनसे ज्यादा ताकतवर थी, जिनके पास ज्यादा मामला थे इस तरह के काम करने के। तो बिल्कुल वाज़ेह था कि रेंजर इससे मुलव्वस है, और फिर बाद में ये इतला भी आई कि शायद ISI के लोग मुलव्वस हैं, इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया। तो पहले तो कोशिश ये की गई थी कुछ अगुओं की जानिब से कि सारे मामले को सिंध हुकूमत पर डाल दिया जाए कि IG कहीं गई ही नहीं है और ऐसी बात हो रही है और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस प्रेशर का नतीजा ये निकला, जब IG साहब और बाकी लोगों ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया तो फिर वफाक की सतह पर महसूस किया गया कि मामला गड़बड़ होगा। फिर आर्मी चीफ ने बहुत समझदारी का सबूत देते हुए इस सूरत हाल का नोटिस ले लिया। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। सगीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इसमें खिताब कर रहे हैं। Would be effective in combating the effects of COVID-19. Excellencies, this year CHS coincides with completion of 20 years of the establishment of the SCO. Over the past 2 decades, SCO's prestige and influence have grown significantly. At a time when the world is bereft of global vision and shared solutions, SCO has called for effective multilateralism, with the UN playing a central coordinating role. Pakistan also deeply appreciates China's effective handling of the virus, and also the material and technical assistance extended by China to others, including Pakistan. China and Pakistan also are collaborating in vaccine development, with phase 3 trials successfully underway. On its part, Pakistan is open to sharing its own experience in effectively combating the pandemic and keeping the total cases and fatalities relatively low. Our collaborated policy of smart lockdowns and financial support to the most vulnerable segments of the society prevented rapid community spread, protected the poorest from the worst fallouts of the lockdown, and helped stabilize the economy. Our aim has been not only to save people of hunger. Globally, the international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19. But much more needs to be done, particularly for the poor, who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional connectivity and economic integration. SCO is destined to play a pivotal role in the emerging confluence between the Belt and Road Initiative and Eurasian Economic Union. Pakistan's geographical location provides it an ideal opportunity to crystallize the benefits accrued from the process. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of BRI, is poised to play a vital role in this regard. Excellencies, the Shanghai Cooperation Organization was established to ensure security and maintain stability
across the vast Eurasian continent, join forces to counter emerging challenges and threats, and enhance trade as well as cultural cooperation. SCO stands for strict observance of this principle and the principles of the UN Charter, such as equality and sovereignty of states, respect for territorial integrity, sanctity of borders, non-aggression, non-use or threat of force, and people's right for self-determination. On the occasion of the 75th anniversary of the United Nations, we strongly support the central role of the United Nations in maintaining international peace and security and advancing global sustainable development. We stress the importance of faithfully implementing UN Security Council resolutions for peaceful solutions of outstanding disputes to create an environment of stability and cooperation. Unilateral and illegal measures to change the status of disputed territories in violation of the UN Security Council resolutions run counter to this objective and adversely affect regional environment. Such measures must be condemned and opposed resolutely for being in violation of the SCO Charter and its well-established principles of interstate relations. Excellencies, I have consistently stressed that there is no military solution to the conflict in Afghanistan and that a negotiated political settlement is the best way forward. As a shared responsibility, Pakistan has steadfastly supported the Afghan-led and the Afghan-owned peace process. A positive contribution facilitated the US-Taliban peace agreement. The Afghan parties must seize this historic opportunity, work together constructively and secure an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement through intra-Afghan negotiations. Reduction in violence is absolutely imperative to help strengthen the momentum reached through these positive developments. We must also remain mindful of the challenges ahead, especially the role of the spoilers within and outside who do not want peace and stability to return to Afghanistan. Return of the Afghan refugees to their homeland with dignity and honor should be an essential part of the peace negotiations. On the Iranian nuclear issue, we share SCO's call for effective implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action. We join ISCO partners in focusing on the prevention of an arms race in outer space and international information security. The overarching goal of the international security architecture should be the promotion of equal and undiminished security of all states. We welcome the emphasis by the SCO members on data security. In this regard, we strongly support China's Global Digital Data Security Initiative. We reiterate our strong support for coordinating our efforts at this relevant multilateral fora to counter the growing menace of narcotic drugs. Excellencies, Pakistan has been in the forefront of the struggle against terrorism. Our resolve to continue this fight remains undeterred. We believe it is wrong to use terrorism-related allegations as a political tool to malign and target any country, religion, or race. It's critical to address the scourge of terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism perpetrated against people living under foreign occupation and disputed territories. As we commemorate the 75th anniversary of the defeat of Nazism and fascism during the Second World War, we must learn lessons from history and work to ensure against the resurgence of such destructive ideologies. We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies.
including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. We must resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination, and focus on building interfaith and cross-cultural bridges. It is imperative that willful provocations and incitement to hate, especially on religious grounds, are universally outlawed. Deliberately insulting religions and sacred religious symbols provokes hatred and violent extremism, leading to further polarization and fragmentation of humanity. Therefore, SCO members should and beliefs, and for fostering a culture of peace, fraternity, and harmony. Excellencies, my government is particularly focused on providing relief to the poor segments of the society. And this inspiration we have got from the way China raised 700 million out of poverty in the last 30 years. In this context, we thank all members of supporting our initiative for establishing an SCO special working group on poverty alleviation. We must pool our efforts to fight the threat posed by climate change. It is important that all commitments made in the Paris Agreement on climate change are fulfilled. In particular, the commitment to mobilize $100 billion annually as climate finance. On its part, Pakistan is making renewed efforts to mitigate adverse effects of climate change. We have launched an ecosystem restoration initiative. I repeat, ecosystem restoration initiative, which includes the planting of 10 billion trees in the next 3 years. Fighting corruption and economic crimes is another important area of focus for my government. We welcome SCO's emphasis on strengthening international cooperation in fighting these menaces. We must firmly oppose illicit financial flows from developing countries, which impoverish these nations and severely retard their development endeavors. Efforts must be made to bring back the stolen wealth to enable the affected nations realize their legitimate aspirations for development and a hopeful future. I would like to express Pakistan's gratification on becoming a member of the SCO Youth Council. With 65% of our population under the age of 30, Pakistan highly values cooperation in tapping the immense potential of our youth and involving them in the socio-economic uplift of our societies. Excellencies, going forward, I would like to make 6 specific proposals aimed at galvanizing our mutually beneficially, result-oriented efforts through the SCO platforms. First, we should create an SCO knowledge bank of best practices to fight COVID-19 in order to guide us through the second wave and beyond. Second, we should work out a strategy as an SCO action plan to mitigate the adverse effects on the economy of COVID-19. And it should be short-term, medium, and long-term, including by prioritization an SCO unified framework for emergency preparations developed in consultation with the WHO. Number 3, we should take a united stand that the COVID-19 vaccine must be viewed as a global public good, affordable and accessible to all. Fourth, we should call for more measures by G20 to meet common challenges like climate change, deteriorating environment, widening inequality within and among nations, poverty, disease, hunger and sustainable development, and above all, the illicit movement of money from developing world to offshore bank accounts to rich countries, which is devastating the developing world. Fifth,
we should formulate a multi-year SCO youth strategy with a focus on building partnerships among educational institutions. Sixth, we should develop SCO partnership for technology, offering scholarships and exchange programs for youth in the scientific field. I wish this meeting all the success. Thank you. وزیر اعظم عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے عالمی قوتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. اقوام متحدہ کو عالمی حل طلب مسائل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر نیب پیشی کے بعد رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں، میاں شہباز شریف جو ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے. وہ بندہ خدا کی قسم 1 روپے کا روادار نہیں تھا، وہ پانی کے گھونٹ کا روادار نہیں تھا. ہزاروں ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس کے ہاتھوں جو ہے وہ اس ملک کی خدمت ہوئی ہے. کسی جگہ پہ یہ الزام نہیں لگا سکے. اب اگر اس کی فیملی یا اس کا بیٹا اگر کاروبار کرتا تھا اور کاروبار میں جس طرح سے ساری دنیا کاروبار کرتی ہے وہ بھی اسی طرح سے کاروبار کرتے تھے. یہ باقی بزنس ہاؤسز اور باقی جو ہے وہ ان کا دیکھیں نا کہ ان میں جو ہے وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس الزام میں جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو انہوں نے ملوث کیا ہے. وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور اس کی جو بیماری ہے وہ بھی بالکل جو ہے وہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ڈاکومنٹڈ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں. انہوں نے انہیں جیل میں رکھ کے اتنے دن جو ہے انہوں نے سخت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. اگر ان کو ہاسپٹل لایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر قدم ہے، لیکن انہیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر فوری طور پہ بیل ملنی چاہیے. میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں. اگر انتظامیہ آپ کو جلدی کی اجازت نہیں دیتی تو آپ کو کیا ہے؟ جلسہ ہوگا. ہم کسی اجازت کے محتاج نہیں ہیں. 13 دسمبر کو لاہور نکلے اور اپنا فیصلہ دے. 13 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی ہم آزاد رہیں یا گرفتار ہوں. 13 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا. پی ڈی ایم جو مساق جمہوریت کرنے جا رہی ہے وہ بہت بڑا قدم ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہر قیمت پہ ہوگا. بلوچستان میں آپ کے کچھ لوگوں نے، سینئر لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی. یار وہ کہاں کے سینئر لوگ ہیں؟ ساری عمر کہیں اور رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر آ کے سینئر بن جاتے ہیں. کوئی سینئر لوگ نہیں تھے. جو ثناء اللہ زہری صاحب ہیں ان کا کردار آپ نے دیکھ لیا ہے. ان کو بلوچستان میں حکومت دی گئی، اس کے بعد انہوں نے جتنی دیر حکومت کی مکمل دکانداری کی، اور اس دکانداری کی بنیاد پہ جب فائل ان کے سامنے رکھی گئی دوڑ گئے. 2.5 سال بعد اب آئے ہیں اپنا وہاں سے دبئی سے، تو کہتے ہیں مجھے سٹیج پہ بٹھاؤ اور اختر مینگل صاحب کو نیچے اتارو. یہ پی ڈی ایم نے بات نہیں سنی تو انہوں نے جناب اپنا اعلان بغاوت کر دیا ہے. اور جو ہیں ہمارے محترم عبد القادر بلوچ صاحب، آپ یقین کریں یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. جس دن اے پی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس دن یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. پنجاب کا پریزیڈنٹ، بلوچستان کا پریزیڈنٹ، کے پی کے کا پریزیڈنٹ، سندھ کا پریزیڈنٹ. اس دن یہ کہہ رہے تھے میاں صاحب نے بہت اچھا کیا. یہ میاں صاحب جب جنرل بات کرتے تھے، پوری فوج کی بات کرتے تھے، وہ تو بڑی بری بات تھی. ہر آدمی جو مورچے میں بیٹھا ہے، جو بندوق لے کے بیٹھا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے. یہ اب انہوں نے جو کرداروں کی بات کی یہ بڑی اچھی بات کی. اب بعد میں دیکھیں بھئی، اگر تمہارا اتنا، تم کو بچے تو نہیں تھے. اگر میاں نواز شریف کی تقریر اے پی سی کی میٹنگ میں نے بیٹھ کے اکٹھے سنی ہے، اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تھی تو وہیں پہ تم بات کرتے، وہیں پہ اٹھ کے باہر چلے جاتے، اگلے دن اعلان کر دیتے. تم کو بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ مہینے بعد سمجھ آئی ہے کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ کیا کہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ گھٹیا پن ہے. اور یہ کہ پارٹی کے ساتھ آپ کا تنازع ہوا اسٹیج پہ سیٹ کا، اب آپ نے اس میں کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ 7 بیانیہ شامل کر لیا ہے. میں تو ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے 2 نمبر لوگوں کو مت ایکسیپٹ کریں. یہ کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے
बल्कि आपको धोखा देने के लिए ये बातें कह रहे हैं। इनका कोई मियां नवाज शरीफ के बयानी से इख्तलाफ नहीं था और ना ही इनका कोई पार्टी से इख्तलाफ था। ये इन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पे जो है ये साथ इस बात को शामिल किया है कि चले हमने पार्टी को छोड़ना तो है ही, इनको भी राजी कर दें। जी ये जो कोविड-18 जो है नहीं, कोविड-18 जो है वो कोविड-19 का सहारा ले रहा है। ये कोविड-18 जो है ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कोविड-18 जो है ये मुल्क को तबाह कर रहा है। ये कोविड-18 जो है ये हमारे जो है वो लोगों को जो है वो 2 वक्त की रोटी से महरूम कर रहा है। ये कोविड-18 जो है ये इस मुल्क को जो है वो अंधेरों में धकेल रहा है। इसलिए कोविड-18 से जान छुड़ाने के लिए और इस मुल्क की जान छुड़ाने के लिए कोविड-19 जो है उसका अगर कोई ख़तरा जो 1.5-2% है उसे बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन ये PDM का जो जलसा है, जो तहरीक है, इसको जारी रखा जाए। IG सिंध के मुबैना अगवा पर पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। रेंजर्स और ISI हुक्काम को हटाने का हुक्म दे दिया गया। ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ISPR के मुताबिक मुतालिका अफसरान से मुतालिक GHQ में कार्रवाई होगी और इन अफसरान ने कशीदा सूरत हाल पर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को सुस्त रवि का शिकार पाया। इसी मामले पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कैप्टन सफदर गिरफ्तारी केस में IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी में रेंजर्स और ISI एहलकारों को GHQ पेश होने और महकमाना कार्रवाई का सामना करने का हुक्म दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? COS जनरल बाजवा की पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात है। जनरल बाजवा है सर्व पाकिस्तान ग्रेटली इन मल्टीपल स्फीयर्स and maintained balance and stability in Pakistan and the region also। और ये जो लेटेस्ट अभी आप इंक्वायरी का बता रही हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक माहौल को वापस पॉजिटिव करना और ट्रांसपेरेंसी लाना एंड अकाउंटेबिलिटी करना, चाहे वो फौज की हो, रेंजर्स की हो, हमारे अपने इदारों की हो, वो उन्होंने प्रूव किया है। as he is a great army chief, he has proved once again that the army, Pakistan army is the फॉर द नेशन। ये मुल्क की फौज है और अगर उसमें कोई भी कोई चीज ऐसी करता है तो उसको इंक्वायरी करके उस प्रोसीजर के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ जो है कार्रवाई का तरीका, उसके मुताबिक उस पर एक्शन लिया जाता है। और ये ऑन गोइंग है, अभी चल पड़ा ये प्रोसेस जिस तरह आप बता रहे हैं। अभी GHQ है और आगे भी मजीद होगा, इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या मसला था और आगे क्या चला। बहरहाल ये बड़ी अच्छी न्यूज है इस सेंस में इसमें ISPR ने दिया है। बट जाहिर है एट द टॉप इस जनरल बाजवा आर्मी की, वो इसलिए है कि मुल्क में एक पॉजिटिव और बैलेंस और स्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है। जबकि पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है वो इतनी बढ़ गई है कि अब उसमें हर किस्म की गलत बात सामने आ रही थी। और इसको करने से एक और चीज जो सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी एंड ऑल आर्म फोर्सेज एंड सिक्योरिटी फोर्सेज एंड ऑल्सो द पाकिस्तानी नेशन एंड इवन द मीडिया, ये नेशनल एसेट्स है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की कौम के हैं। इसलिए ये सारे किसी किस्म की एक्सप्रेशन या किसी किस्म की इसके ऊपर क्रिटिसिज्म या किसी किस्म की ना जरूरत है ना रिक्वायरमेंट है ना हो सकती है। और अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वो इंस्टीट्यूशनल जो उनका प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है या प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट है, जिस तरह ये आपके सामने केस आया है, वो खुद ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं। इट इज वेरी, ये भी नहीं किसी ने कहा कि जी कर लेंगे बता देंगे, ऐसे नहीं हुआ। इट इज वेरी ओपनली ISPR ने भी ध्यान दिया और जाहिर है इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री जो कि, और इसमें एक और एंगल भी है जो सबको नजर रखना चाहिए कि जब से पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी और हमारी पुलिस जो है वो भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं। सो एक नेगेटिविज्म और दुश्मन जो है भारत जो इसको प्रोपेगेंडा की शेप में उठा रहा था, आपको पता है सोशल मीडिया पे उसके मुंह पे ये बहुत बड़ा स्लैप है इंडिया के मुंह पे कि पाकिस्तान इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड पाकिस्तान कैन डील विद इट्स इश्यूज एंड नॉट ओनली दैट वी कैन डील विद इंडिया। सर हमारे साथ मौजूद रहेगा सीनियर तजज़ियाकार एंड एंकर पर्सन नसीम ज़ाहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये एक रिपोर्ट सामने आई है कैप्टन सफदर गिरफ्तारी केस की, जिसमें IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी में रेंजर्स और ISI एहलकारों को GHQ पेश होने और महकमाना कार्रवाई सामने करने का हुक्म दिया गया है। आपको क्या लगता है इस इंक्वायरी की वजह से क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? देखिए, अहम ये रिपोर्ट है, 22 दिन के बाद आई है रिपोर्ट और आर्मी चीफ ने कहा था कि इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। जो इसका
बेसिकली कंक्लूजन है उसमें ये है कि जो अफसरान रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बरतरफ किया जा रहा है, और इसके बाद ये कहा गया है कि और मजीद इंक्वायरी करेंगे GHQ में। तो ये अच्छी बात है, बहुत मेरे ख्याल में अहम डेवलपमेंट है, और यकीनन पीपल्स पार्टी जो है वो और CMLN दोनों उनको इस हवाले से तो तसल्ली होगी कि एक्शन अफसरान के खिलाफ लिया गया। अब वो जो ISPR की जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, वो तफसील हैं जिसमें कि वजूहात बयान की गई हैं। जरूरी नहीं कि हम उन वजूहात से अग्री करें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत खुशाइन है, और उस पर यकीनन बड़ा सही कदम उठाया है कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं ऑन द स्पॉट, जो बताया गया कि जो ISI के सेक्टर कमांडर के दफ्तर में और जो रेंजर्स के ऑफिस में जो रिस्पॉन्सिबल है उनको निकाला जाएगा और बरतरफ किया जाएगा। तो बिल्कुल अहम चीज़ है और अहम डेवलपमेंट है, और मेरा ख्याल है कि अब इससे बढ़ के चेन ऑफ कमांड के मुताबिक इन्होंने किया, चेन ऑफ कमांड से हट के वो अब अंदरूनी इदारों का मामला है जो जिससे वो ज़ाहिर एक्शन लेंगे। लेकिन ये देखिए ना, 2-3 अहम चीज़ें। नंबर 1, ये क्लियर हो गया कि एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो इदारे थे दोनों, रेंजर्स और ISI के जो दो इदारों के लोग थे, उन्होंने दे क्रॉस द रेड लाइन कि ये उनका जगह नहीं थी टू डू व्हाट दे थे। और ये बहुत खुशाइन बात है कि ये एक्सेप्ट किया गया कि ये गलत स्टेप लिया गया है, और ये कि ये बात तय हो जाती है कि मुल्क के कोई भी इदारे नहीं हैं जो कि बियॉन्ड क्वेश्चनिंग है, यानी कि कानून है और जो आइन है वो बहरहाल सबसे बालातर है, और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है। इस चीज़ की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि जी देखें, ये इदारे सब अपनी जगह उनकी अहमियत है, उनकी इज्जत है, लेकिन इदारे में जो भी फर्द वायलेट करेगा, कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको बरतरफ किया जाएगा। तो बहुत ये अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है कि ये जाहिर वो और बात है कि भाई ये उनको करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो वो कहना कि जी लोगों का इतना प्रेशर था और उनको ये करना पड़ा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। या ये कहना कि इतने बुरे हालात हो गए थे, तो कानून की ये कानून का निफाज इसलिए नहीं था क्योंकि कानून में कहीं भी ये नहीं है कि आप दरवाज़ा तोड़ें या आप IG को करें, अगवा करें। तो ये, और ना कि वो जो कायद आज़म के मज़ार के हवाले से कानून में ये लिखा था कि आप इस तरह से किसी को पकड़ लें एक्सेट्रा। तो हाँ, पर्चा कटवाना चाहिए था, नहीं काटा, लेकिन ये जो इक़दाम था, जैसे मैंने कहा, ये तफसील की बात है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि एक्शन लिया गया और बड़ी क्लियरली ये बताया गया कि भाई अगर कोई इदारे में खिलाफ वर्जी करेंगे कानून से तो एक्शन लिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ISPR की जो स्टेटमेंट है उसकी जो आखिरी फिक्र है उसमें ये जो लिखा है कि इदारे जो हैं उनके आपस में ताल्लुकात ठीक रहें, रियासत, सियासत। ठीक है मैडम नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर तजिया लेते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, कैप्टन सफदर गिरफ्तारी केस में IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी में रेंजर्स और ISI एहलकारों को GHQ पेश होने और महकमाना कार्रवाई का सामना करने का हुक्म दिया गया है, कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को? जी हाँ, देखें, एक तो इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो कैप्टन सफदर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने मज़ार कायद पर पिस्तौल तानी और एक शख्स को हरास करने की कोशिश की, वो इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। सिंध पुलिस की इंक्वायरी के दौरान वो जो मुद्दई था मुकदमे का, वो पेश ही नहीं हुआ। तो अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं रह गया था अफवाज पाकिस्तान के पास कि वो ये ऐलान करते। तो उन्होंने अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसके बाद जो जिम्मेदार अफसरान है रेंजर्स और ISI के, उनको उनकी मौजूदा जो असाइनमेंट्स हैं वहाँ से हटा दिया है और अब उनके खिलाफ मज़ीद इंक्वायरी GHQ करेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं कि जो प्रेस रिलीज है ISPR की, उसमें कहा गया कि वो जो मुतलका अफसरान थे वो मज़ार कायद की बेहुरमती पर
بڑے وہ پریشان تھے اور پبلک پریشر کے انڈر آ گئے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ انکوائری ہوگی کہ آپ, اور اس میں یہ بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ اتنے تجربہ کار تھے کہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہوتی جس میں ریاست کے 2 ادارے جو ہیں ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوگی. تو میرا خیال ہے اس پر انکوائری ہوگی اور ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ اس معاملے پر جو سندھ حکومت کا موقف تھا وہ درست تھا, اور وفاقی حکومت اور وزیر اعظم اور ان کے وزراء کا جو موقف تھا وہ موقف غلط تھا. وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ISPR کی پریس ریلیز کے بعد کم از کم وہ وزراء جنہوں نے اس معاملے پر پریس کانفرنسیں کی اور سندھ حکومت پر الزامات لگائے ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سندھ کے صوبائی وزراء کی انکوائری رپورٹ بھی منظر عام پر آ جائے گی؟ یہ مجھے نہیں پتا. ان کی انکوائری جو 30 دن میں مکمل ہونی تھی, اور وہ اس انکوائری کمیٹی کے جو کنوینر ہیں سعید غنی صاحب, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ انکوائری رپورٹ منظر عام پر آئے گی, تو انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے اپنا ذاتی خیال یہ پیش کیا تھا کہ یہ انکوائری رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے. تو اب اگر فوجی حکام کی جو انکوائری ہے وہ سامنے آ گئی ہے تو میرے خیال ہے سویلین حکام کی انکوائری کو منظر عام پر لانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اچھا آمین میر صاحب, یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ بلاول بھٹو نے خود ریکویسٹ کی تھی آرمی چیف سے, تو اب یہ انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تمام تر تحفظات دور ہو جائیں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی بتا سکتی ہے, کیونکہ میں تو ان کا ترجمان نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وفاقی کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. وفاق نے کسانوں, صوبہ سندھ اور اتحادی کاف لیگ کی بھی بات نہیں مانی. صوبہ سندھ نے گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے من مقرر کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس کے آنی سے. اویس بتائیے گا. وفاقی کابینہ میں آج اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب ECC کا جو فیصلہ تھا اس کی توثیق ہونی تھی, یعنی کہ گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے مقرر کرنے کی جو تجویز سامنے آئی تھی اس پر جو ہے وزراء جو ہے آپس میں ان کی ترکلامی بھی ہوئی ہے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ندیم افضل چند, جو شبیر قریشی ہیں, اور اس کے ساتھ جو 2 اور منسٹرز ہیں جنہوں نے عشرت حسین سمیت جنہوں نے بات کی ہے کہ 1800 روپے فی من کم از کم کی جائے قیمت, تاکہ کسانوں کو فائدہ ہو, اور جو یہ مہنگائی کی جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پروڈکشن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو. لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. باقی تمام وزراء نے جو ہے وہ چپ ساتھ لی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو 2000 روپے فی من کی بات کی جا رہی تھی اب وہ 1650 روپے فی من امدادی قیمت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ گندم کی کسی طور پر بھی شارٹیج نہ ہو اور کسانوں کو جو ہے مزید سہولیات فراہم کی جائیں. تو اس معاملے پر جو ہے 1650 روپے فی من مقرر کرنے کے معاملے پر جو ہے آج کافی جو ہے بحث بھی ہوئی, اور اس کے ساتھ کرونے کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور جلتے ہوں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم نے کرونے پر جو ہے کل ایک اہم اجلاس بھی. ٹھیک ہے اویس, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ملک ذوالفقار اعوان, صدر کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک ذوالفقار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وفاقی کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیے یہ ان سے کیا توقعات کی جاتی ہیں کہ ہمارا ایک بندہ بلکہ 2 بندے آج شہید ہو چکے ہیں, 200-300 انہوں نے جن کے اوپر تشدد کیا ہے, اور اس کا صلہ یہ 50 روپے دے رہے ہیں, جبکہ باہر سے جو گندم منگا رہے ہیں یہ ان کو اب 2500 میں پڑ گئی ہے. تو دوسرا یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے کہ ہمارا اگلے سال یہ گندم کیسے پوری کریں گے. یہ ہمارے 1600 کا جو ریٹ تو اناؤنس کر رہے ہیں, یہ سوچیں کہ اگلے سال یہ دیں گے گندم کہاں سے لوگوں کو. جو انہوں نے میرے کسان کے ساتھ ظلم و بربریت اور ایک وہ مثال قائم کی ہے کہ کیا ہم دہشت گرد تھے, تو گندم تو ہم نے کاشت کرنی ہے نا. تو اگر ہم دہشت گرد ہیں, ہمارے اوپر اتنے ناجائز مقدمات قائم کر رکھے ہیں, ہر کسان کو ہراساں کر رہے ہیں, تو کسان کیسے گندم کاشت کرے گا؟ مجھے تو اس حکومت کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں.
अच्छा मलिक जुल्फिकार साहब, ये भी बताइएगा कि अब विफाक चूंकि गंदम की इमदादी कीमत बरकरार रखे हुए है 1650, तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? लाया अमल आपके सामने, आपने एहतजाज के लिए हम पुरअमन एहतजाज किया था, इसीलिए किया था कि हम गंदे में से बेशक सस्ती होती तो हम ये खादें सस्ती करते, पिछली हुकूमत वाली बिजली का रेट तय करते। अब एक ही मुल्क में दो कानून, सिंध में क्या रेट है इनको पता है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? तो क्या उसका किसान जो वो इंडिया का किसान है, तो मेरे किसान के ऊपर ठीक है। मलिक जुल्फिकार अवान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वैस क्या नहीं हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। इस बुलेटिन से इतना ही।